अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के नॉवल का टाइटल है ज़ालिम मोहब्बत। ये एक ऐसे लड़के और लड़की की कहानी है जो एक दूसरे से नफ़रत करते थे। ये नफ़रत कैसे मोहब्बत में बदल गई, आइए मिलकर पढ़ते हैं। ये कभी कभी होता था, लेकिन उस रात तो उसे समझ नहीं लगी कि अचानक से वो अंदर आया कैसे। नाजिश बड़े आराम से सो रही थी। अचानक उसे अपने जिस्म पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। वो घबरा गई कि उसके पास कौन है। इससे पहले कि वो चीख मारती, उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख लिया। कौन हो तुम? नाजिश ने घबराते हुए पूछा। मैं हूँ मेरी जान। बहुत अच्छे से तुमने कमरा तो लॉक लगाया था। काश की खिड़कियों को भी लॉक लगा देती। उसकी गर्म सांसों की तपिश नाजिश को अपने कानों पर महसूस होने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे दिल अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके लब कँप-कँपाने लगे। कमरे में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। नाजिश ने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑन किया। हल्की हल्की रोशनी में उसे ताबिश का चेहरा नजर आने लगा था। उस पर संजीदगी छाई हुई थी। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं ताबिश भाई? वो डरती हुई बोली। ताबिश ने उसके लबों पर हाथ रख दिया। कल तो तुम मुझसे जल्दी में बच गई थी, अब मुझसे बच के दिखाओ। ये कहते उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। वो पूरी तरह घबरा गई। वो ताबिश के जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। ताबिश उसके साथ क्या करने वाला था, वो अपने वजूद को बचाने की कोशिश करने लगी। ताबिश भाई ये गलत है। वो दोबारा से घबराते हुए बोली। कुछ भी गलत नहीं है मेरी जान, मोहब्बत में तो सब कुछ जायज़ होता है। ये कहते हुए ताबिश उसके चेहरे पर झुका। उसने एक झटके से उसे खुद से दूर किया। ताबिश भाई मैं चिल्लाने लग जाऊंगी। दाया जान को बुला लूंगी, ताया जान को बुला लूंगी अगर आपने मेरे पास आने की कोशिश की। वो रोते हुए बोली। ना जाने कितने आंसू गालों पर आ गए। ताबिश उससे दूर हो गया। शादी तो मैं सिर्फ तुमसे ही करूंगा, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कहता वो चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। कमरे से ताबिश के जाने के बाद उसने जल्दी से उठकर कमरे को लॉक लगाया और खिड़कियों को भी जाकर लॉक लगा दिया। दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था, अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे वो बैठ गई। मैं कैसे बाबा जान को ताबिश के बारे में बताऊं कि वो मुझे किन निगाहों से देखते हैं, वो कैसे मेरे पास आते हैं। 16 साल की उम्र में भी वो ताबिश की निगाहें खुद पर महसूस कर सकती थी कि वो किन निगाहों से उसे देखता है। वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। हर गुजरते दिन के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ताबिश के हाथों से उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। वो खौफ इतना खाती थी सबसे, किसी को ताबिश का बता नहीं सकती थी। सुबह तक रो रो के उसने अपनी बुरी हालत बना ली। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसे ताबिश की निगाहें अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो बेटा तुम्हारे बाबा जान की तबीयत आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो तुम अपने बाबा जान से मिलने हॉस्पिटल चली जाना ड्राइवर के साथ। हमजा साहब की बात सुनकर वो असबात में सर हिलाते हुए कहने लगी। मेरे बाबा कब ठीक होंगे? वो घबराते हुए बोली। देखो मैं तो नहीं जानता कि तुम्हारे बाबा जान कब ठीक होंगे, लेकिन तुम्हें सब्र और हौसले से काम लेना होगा। उसकी बात सुनकर वो आंखों में आंसू लिए उनकी तरफ देखने लगी। बेटा सब्र और हौसले से काम लो। जानता हूँ तुम पर मुश्किल वक्त है, लेकिन सब्र से गुजारना होगा। ताया जान ने उसे कहा। बाबा जान, मैं इसे लेता जाऊंगा हॉस्पिटल। ताबिश ने फौरन से कहा। हाँ ये अच्छा रहेगा, तुम ही लेते जाना। उन्होंने ताबिश की तरफ देखा तो नाइला ताबिश के साथ नहीं जाना चाहती थी। इस वजह से उसने फौरन ही इनकार कर दिया। नहीं ताया जान, मुझे ताबिश भाई के साथ नहीं जाना, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। ये कहते हुए वो नाश्ता अधूरा छोड़ती हुई वहां से उठकर चली गई। ताबिश बेटा, तुमने इसे कुछ कहा है क्या? मैं कोई भी तुम्हारे बारे में इससे बात बोलता हूँ तो वो इनकार कर देती है। उन्होंने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा। नहीं बाबा जान, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने भला क्या कहना है? पता नहीं, वैसे ही मुझसे इतना दूर दूर भागती है। ताबिश ने फौरन से सफाई पेश करनी चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें पता है आजकल वो किन हालात से गुजर रही है। एक तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऊपर से माँ के इंतकाल के बाद अब बाप उसका अस्पताल में है, तो उसके साथ गुस्से में बात मत करना, सही है ना? तुम्हारी नेचर से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। गुस्सा कर जाते हो तुम। नहीं बाबा जान, मैंने तो कभी आज तक गुस्से में उससे बात करने की कोशिश नहीं की। ये कहते हुए वो उठकर चला गया।
काफ़ी वक्त बाद वो कमरे में आया तो नाइला बेड पर बैठी थी। एक झटके से उसके पास आते हुए उसके कंधों से पकड़कर पीछे दीवार के साथ लगा दिया। तुमने क्यों मेरे साथ जाने से इनकार किया है, बताओ? वो गुस्से में बोला, क्योंकि आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मुझे आपकी शक्ल से भी नफरत महसूस होती है। मुझे आपके वजूद से घिन आती है, जिन गलीज निगाहों से आप मुझे देखते हैं। वो गुस्से में बोली। ताबिश गुस्से से बोला, कहाँ से देखता हूँ? रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते हुए उसने नाइला के जबड़े को दबोच लिया। नाइला की जान लबों पर आ गई। उसकी ये हरकत देखकर वो उसके ऊपर झुकने लगा। क्या कर रहे हैं आप? अचानक से वो चिल्लाने लगी। उसकी चीखों ने पूरे घर को सर पर उठा लिया था। उसने पीछे की तरफ धक्का दे दिया और चिल्लाने लगी। ताबिश उसे रोक भी न पाया। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ताई जान कमरे में दाखिल हो गई। क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रही हो इतना ज़्यादा? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने अपने बेटे को गुस्से में देखा। मम्मा कुछ नहीं, उसने बोला। मैंने इसे बोला था कि आओ तुम्हें छोड़ आता हूँ। आगे से इसने ड्रामे शुरू कर दिए। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बताता, ताबिश कमरे से बाहर चला गया और वो रोती हुई ताई जान के सीने से लग गई। ये देखकर अस्मा बेगम थोड़ी परेशान हुई। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? गुस्से में पूछने लगी। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। बस वैसे ही बाबा के पास जाना था, तो इसीलिए। तो फिर वो तुम्हें लेने आया था, फिर रोने क्यों लग गई और फिर ड्रामे क्यों करने लग गई? उन्होंने गुस्से में पूछा, जबकि अपनी ताई जान के साथ वो सब कुछ शेयर भी नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि ताई जान ने उल्टा उसे ही इल्ज़ाम देना है। वो अपने बाबा की कंडीशन देख चुकी थी। वो मज़ीद वहाँ पर रुक नहीं पाई। बाहर आकर कॉरिडोर में बैठ गई। ताबिश अभी तक उसे लेने नहीं आया था। उसके बाबा कोमा में थे और उनकी हालत ऐसी थी कि वो देख नहीं पाती थी। काफ़ी वक्त बाद ताबिश आया। वो बेंच पर बैठी रो रही थी। ताबिश उसके पास बैठा उसके गिर्द बाजू हायल करता हुआ उसे अपने कंधे से लगा लिया, और वो उस वक्त ये भूल चुकी थी कि वो सितमगर उसके पास बैठा हुआ है। रोते हुए उसके सीने में मुंह छुपाते हुए कहने लगी, मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो ताबिश के सीने से लगी हुई है, फौरन से दूर हुई और अपनी पेशानी पेशानी को मसलती हुई उठी। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? ताबिश ने मोहब्बत से पूछा। हाँ, मुझे घर जाना है। ये कहते हुए वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो मोहब्बत से पूछने लगा। उसने अस्बात में सर हिला दिया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे घर जाना है। ताबिश के साथ उसका रवैया बिल्कुल सर्द था, क्योंकि उसे हर लम्हा ताबिश से खौफ महसूस होता था। उसे डर लगता था कि ताबिश उसकी इज़्ज़त पर हाथ न डाले, उसकी इज़्ज़त न ख़राब कर दे, क्योंकि ताबिश की हर हरकत को वो नोट कर चुकी थी। ताबिश के जज्बात के बारे में वो अच्छी तरह जानती थी। रात को अपने कमरे में बैठी किताबें पढ़ रही थी, जब कमरे का दरवाज़ा खुला और ताबिश को अपने सामने देखकर वो घबरा गई। वो कमरे को लॉक लगाना भूल गई थी। इतनी रात को ताबिश को अपने कमरे में देखकर उसका दिल सूखे पत्ते की मानद लरजने लगा। ताबिश भाई, आप यहाँ? वो घबराते हुए किताब साइड पर रखते हुए बोली। कितनी दफ़ा तुम्हें मना किया है कि मुझे भाई मत बोला करो। एक बात की तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? ताबिश ने उसके कंधों से पकड़ते उसे अपने करीब किया। मेरे कमरे में मत आया करें प्लीज़। मैंने आपको कितनी दफ़ा मना किया है। मुझे अच्छा नहीं लगता आपका यूँ मेरे कमरे में आना। वो परेशान होकर बोली, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है ना। मैं तो तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। वो उसके करीब होता हुआ बोला। ताबिश की सांसों की तपिश वो अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। अगले ही लम्हे ताबिश ने उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब किया। आज तो उसका ज़ब्त जवाब दे गया। वो जानती थी कि ताया जान भी इस वक्त घर आ चुकी हैं। वो उसको बालों से दबोचते हुए उसके पीछे की तरफ धक्का देती हुई चिल्लाने लगी। वो ताया जान को पुकारने लगी। न जाने कितने वक्त के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वो कमरे में दाखिल हो चुके थे। इतनी रात को उसे नाइला के कमरे में देखकर उनकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो रोते हुए जाकर हमजा साहब की सीने से लगी। ताया जान, ये शख्स रोज़ मेरे कमरे में आता है और ज़बरदस्ती मुझे
इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाई। ताया ने अपने बेटे की तरफ गुस्से से देखा और उसके पास आए जोरदार तमाचा ताबिश के मुंह पर दे मारा। शर्म से डूब मरना चाहिए, छोटी बहनों की तरह है तुम्हारी। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती इस पर गंदी नजर रखते हुए? तुम्हारा तो मैं बंदोबस्त करता हूँ। ये कहते हुए उसके बाजू से पकड़कर उसे लेकर कमरे से बाहर चले गए, जबकि ताई जान गुस्से में खून ख्वार निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। एक झटके से उसके पास आई और जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया। तुमने मेरे बेटे पर इल्जाम लगाए हैं, उसे उसकी बाप की निगाहों में गिराना चाहती हो ना? नहीं ताईजान, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उनके बाजू से पकड़ते हुए उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी। मुझे मालूम है कि तुमने ये जानबूझकर किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का देती हुई कमरे से बाहर चली गई। वो पीछे बेड पर जा गिरी। वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे बहुत शिद्दत से रोने लगी। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें तुर्की भेज दूँ। तुम वहाँ जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करना। तुम्हारे मामू जान से बात हो गई है। वो तुम्हारे सारे मामलात देख लेंगे। खाना खाते हुए उसके हाथ रुके थे। क्या मतलब है बाबा जान? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। 20 साल का ताबिश खूनख्वार निगाहों से अपने बाप की तरफ देख रहा था। अगले ही लम्हे उसकी निगाहें नाइला की तरफ गईं, जिसे वो नफरत से देख रहा था। मैंने जितना बोला है तुम्हें उतना करना होगा। आजकल जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में तो मुझे पता चल चुका है। कल रात तुम्हारा लैपटॉप भी मेरे पास था और मैं देख चुका हूँ कि आजकल तुम किन कामों में लगे हुए हो। इसलिए यही अच्छा है कि तुम पाकिस्तान से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए तुम जो देखोगे वही करने की कोशिश करोगे। वो उनकी बातों को फौरन समझ गया था। एक लम्हे के लिए वो डर भी गया था, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लैपटॉप में था वो मैंने देख लिया। मेरा दिमाग घूम रहा था। दिल कर रहा था गोलियों से तुम्हें भून दूं। अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो मैं तुम्हारा वो हशर करता कि तुम सोच भी नहीं सकते थे। वो मेरी भतीजी है और मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज है। खबरदार ताबिश, जो तुमने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, जबकि वो निगाहें झुकाए बैठा था और उसे नाइला पर बार बार गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कल रात वो चीखी थी। अगर वो ना चीखती तो उसकी हकीकत उसके बाप को मालूम ना होती। नाइला बेचारी अभी भी डरी सहमी हुई ही बैठी थी। कल की तुम्हारी फ्लाइट है, अपनी जो पैकिंग करनी है जल्दी से कर लो। ये सुनकर तो उसे मजीद धचका लगा। क्या मतलब है बाबा जान, कल की फ्लाइट है? इतनी जल्दी? हाँ, जितनी जल्दी तुम्हें यहाँ से भेजा जाए उतना ही अच्छा होगा, इससे पहले कि तुम कोई बड़ा कदम उठाओ। ये कहते हुए वो नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उठकर चले गए। उनके पीछे पीछे शुबाना बेगम भी उठकर चली गई। वो खूनख्वार निगाहों से नाइला की तरफ देख रहा था। नाइला सहमी हुई बैठी थी। वो चलता हुआ उसके पास आया और उसकी कुर्सी के गिर्द दोनों हाथ रखता हुआ उसके ऊपर झुका। भाई, वो घबराते हुए बोली, खबरदार जो तुमने मुझे भाई कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बारे में बाबा जान को बताकर बहुत बड़ी बन गई हो? तुमने उन्हें हकीकत बताई है ना? नहीं, मैंने ताया जान को कुछ भी नहीं बताया। वो डरी सी बोली, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने क्या बताया है और क्या नहीं बताया। अभी तो मैं आराम से चला जाऊंगा और तुम्हें बख्श रहा हूँ, लेकिन जब लौट कर आऊंगा तब तुम्हारा जो हशर करूंगा वो देखने वाला होगा। एक एक चीज का बदला लूंगा तुमसे। ये कहते हुए उसके गाल को अपने हाथों में दबोचता झटके से उसके गाल को पीछे की तरफ छोड़ दिया। वो अपनी आंखों में आंसू लिए जल्दी से वहां से डरती हुई उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा नाइला। तुमने मुझे बर्बाद किया है। मेरे सारे ख्वाब, मेरी सारी ख्वाहिशात चकनाचूर हो गई हैं। तुम इतनी आसानी से मेरे हाथों से बख्शी नहीं जाओगी। इसके बाद वो तुर्की चला गया। नाइला की ज़िंदगी में कुछ सुकून आ चुका था, लेकिन वो जानती थी ये सुकून उसे तब तक है जब तक वो यहाँ नहीं है। इसी दौरान नाइला के वालिद की भी डेथ हो गई थी। ये उसके लिए सबसे बड़ा सदमा था। अपने बाप को खो देने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था। स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने मामू जान के साथ उसने वहीं बिजनेस शुरू कर दिया, और जब वो तकरीबन 10 साल बाद वापस लौट कर आया तो उसे सिर्फ नाइला की तलाश थी। उसकी आंखें नाइला को तलाश कर रही थी। वो इन 10 सालों में एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं आया, और अब वापस आने के बाद वो सबसे मिला था, लेकिन अभी तक उसने नाइला को नहीं देखा था। दिल बहुत बेताब था, नाइला को देखना चाह रहा था। सबसे मिलने के बाद वो बेसाख्ता ही कहने लगा, काफ़ी रात हो गई है, सबसे मिल लिया है। सारे ख़ानदान वाले भी मुझसे मिल कर जा चुके हैं, लेकिन वो दुश्मनी जहाँ मुझे नज़र नहीं आई।
अपने बाप की तरफ देखता हुआ बोला, नाइला की बात कर रहे हो? अपने रूम में है, वो बहुत कम अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए हमने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। उसने भी हमें मना किया था कि मुझे कमरे से बाहर मत निकाला जाए, जबकि उसे मालूम था कि वो क्यों छुप कर बैठी हुई है। हकीकत में वो उसी से तो छुप कर बैठी हुई थी, उसी से तो खौफ महसूस हो रहा था। चलिए ठीक है, मैं जाकर मिल लेता हूँ। लेकिन ना जाने क्यों आज भी उनके दिल में एक अजीब सा खौफ था कि ताबिश उसके साथ कुछ गलत न कर दे। अभी तक भी वो रात नहीं भूले थे। डरी सहमी सी नाइला उनकी आंखों के सामने घूमने लगती। आज कितने सालों बाद वो दोबारा से उसके कमरे में आया था, जिस कमरे से वो नफरत लिए गया था। वो बहुत सी नफरत उसके दिल में पल रही थी। वो तो अब बहुत गहरी हो चुकी थी। इस कदर वो नाइला से नफरत करने लगा था। उसने जिंदगी के 10 साल अपने वालिदैन से दूर रहकर गुजारे, सिर्फ नाइला की वजह से। नाइला का दरवाज़ा खोला तो सामने बेड पर वो आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। शायद कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। बाल खुले हुए थे, स्याह बाल उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। उल्टी लेटी वो नावल पढ़ रही थी। वो चलता हुआ उसके पास आया, लेकिन शायद वो इस कदर नावल में गर्क थी कि उसे अंदाज़ा ही न हुआ कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है। ताबिश ने एकदम से झुककर उसके हाथ से वो नावल खींचा। अच्छा, स्टडी के नाम पर ये पढ़ा जा रहा है। बचपन में तो तुम्हें ऐसे कोई शौक नहीं थे। नाइला ने निगाहें उठाकर सामने खड़े हुए उस मर्द की तरफ देखा। वही ताबिश, 30 साल का मर्द। उसकी आंखें चमक रही थी, लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी, घनी मूंछों तले दबे लब वो अपनी पर्सनैलिटी से कोई तुर्कश मालूम हो रहा था। और वो जिस अंदाज में नाइला को देख रहा था, नाइला का दिल यूं था जैसे किसी ने मुट्ठी में मसल दिया हो। ताबिश भाई आप? हमेशा की तरह डरी सहमी सी उसके सामने खड़ी हो गई। ओह, अभी तक भी भाई? अब तो काफ़ी बड़ी हो गई हो, अब तो मुझे भाई ना बोलो। क्या पढ़ रही थी? वो तजस्सुस से नावल को खोलता हुआ पढ़ने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो। इतना रोमांटिक नावल। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। ताबिश भाई वापस दे मुझे। वो उसके हाथ से पकड़ने लगी। यही सब कुछ तो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता था, जिससे तुम इतना भागती थी, इतना डरती थी। वो सामने लिखी हुई बेबाक सी लाइंस पढ़कर उसे सुनाने लगा। ताबिश भाई वापस करें, वो घबराते हुए बोली। क्या तुम्हें इन सब की तलब नहीं होती? तुम्हारा तो ताबिश लौट आया है। ये सब कुछ करने के लिए किसने वैसे तुम्हें ये नॉवेल्स पर लगाया है? वो दोबारा से तजस्सुस भरे लहजे में पूछने लगा, जबकि वो डर रही थी। उसने उसको कंधों से पकड़ लिया। बहुत सुकून से तुमने रह लिया है, अब देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। ताबिश लौट आया है, और ये जो नावल तुम पढ़ती हो, इन्हें हकीकत करके दिखाऊंगा कि हकीकत क्या होती है। तुम्हें अंदाज़ा होगा, नॉवलों में तो पढ़ने वालों को बहुत खूबसूरत लगता होगा जुल्म हो रहा है, लेकिन उस हकीकत को जब तुम महसूस करोगी तो तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी, रूह तक लर्ज जाएगी। मर्द का ऊंची आवाज़ में बात करना औरत को लर्जा देता है, और तुम लोग इतने तशद्दुद लिखते हो। जब मैं तुम पर तशद्दुद करूँगा तो तुम्हें मालूम होगा ये सब कुछ क्या होता है, कैसा महसूस होता है। लेकिन वो निगाहें झुकाए पुरसुकून सी खड़ी हुई थी, जैसे उसे ताबिश की बातों से कोई खौफ डर नहीं महसूस हो रहा था, और ये ताबिश को खौफ में मुब्तला करने लगा था कि वो इतनी रिलैक्स होकर क्यों खड़ी है। आप जा सकते हैं कमरे से, वो उसके हाथ से नावल खींचते हुए बोली, जबकि वो इस हसीन लड़की को सर से लेकर पैरों तक बार बार देख रहा था। वो वाकई बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। मैं तुम्हारे अंदर भी अपने लिए इतनी ही नफरत पैदा करूंगा जितनी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए पैदा की है। ये कहते हुए ताबिश उसे पीछे की तरफ धक्का देता हुआ कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर हमजा साहब कहने लगे, अच्छा हुआ ताबिश तुमने वापसी आने का फैसला किया। अपने बिजनेस से तुम फ्री हुए हो। मैंने तुम्हें कुछ बताना है। हमजा साहब को खुद भी ये अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था कि जब वो बताएंगे तो ना जाने उसका क्या रिएक्शन होगा। जी बाबा जान, बोलें क्या बात करनी है? वह नरमी से नाश्ता करते वही पर्सनैलिटी लिए हुए संजीदा बैठा हुआ था। वो कुछ अलग ही लग रहा था। बेटा, इसी महीने के लास्ट में नाइला की शादी है। हमने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया था क्योंकि तुम अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इस वजह से मैंने पहले नहीं बताया। उसके हाथ खाना खाते हुए रुके। क्या मतलब है बाबा जान?
آپ لوگوں نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا، یا مجھے گھر سے بھیج کر آپ لوگوں نے مجھے گھر کا حصہ ہی نہیں سمجھا، یا پھر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میرا نائلہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ پورے ہی روم کی دیواروں سے اس کی آوازیں ٹکرانے لگیں۔ اس کے بابا نے مرنے سے پہلے اس کا رشتہ طے کیا تھا۔ اتنا غصہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ اس کے بابا ہی رشتہ کر کے گئے تھے اس کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ، اور وہ خوش ہے اس رشتے سے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو گے اور وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہوگی۔ وہ غصے میں کرسی کو پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا، لیکن چہرے پر اس قدر غصہ چھایا ہوا تھا جیسے ہر چیز کو تہس نہس کر دے گا، سب کچھ برباد کر دے گا۔ لیکن اس نے نائلہ کے لیے اپنے اندر جس قدر نفرت کی آگ پالی ہوئی تھی، جب تک وہ غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہونی تھی اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ نائلہ اس کے چہرے پر چھایا ہوا غصہ دیکھ چکی تھی، اور اب اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، کیا بیہیو کرے گا۔ یہ سوچتے ہوئے نائلہ کو ڈر لگنے لگا۔ اگر تم نے اس شادی سے انکار نہیں کیا نائلہ، تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہوں، ایسے میں تم کسی اور مرد کا انتخاب کیسے کر سکتی ہو؟ میں اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ اتنی رات کو اس جنونی مرد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کپ کپانے لگی۔ دیکھیں، یہ میرا فیصلہ نہیں، میرے بابا جان اور تایا جان کا فیصلہ تھا، اور میں انکار نہیں کروں گی۔ کیوں تم انکار کرو گی؟ میں ولید کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ولید بہت اچھا لڑکا ہے، بہت خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اگر بابا جان نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں ولید کے ساتھ ہی شادی کروں گی، کیونکہ ولید سے اچھا کوئی میرے لیے مرد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سن کر تابش کو اور غصہ دلا گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرے سامنے اس کی تعریف کرو گی، مجھے یہ بتاؤ گی کہ وہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تو میں تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گا؟ تمہارے لیے مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ محض اپنے اندر لگی ہوئی غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ اس سے شادی کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ میں آپ سے شادی بالکل نہیں کروں گی، سمجھ آئی؟ نہیں کرو گی شادی؟ چلو ٹھیک ہے، پھر آگے جو میں کروں گا اس کے لیے تیار رہنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے سینے سے اٹھتی عجیب سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اسے اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نائلہ نے جھٹکے سے تابش کو خود سے دور دھکا دیا۔ اسے اپنے سامنے ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ آخری دفعہ وہ اس ہنستے ہوئے شخص کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہی تھی، جو اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھاتا ہوا نہ جانے کہاں لے کے جانے لگا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو تابش سے چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ نائلہ کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے کمرے کو چاروں اطراف سے دیکھا۔ وہ ایک عجیب سے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، مسکراتا ہوا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو میری جان؟ میری دسترس میں آ کے وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ ذلیل، گھٹیا انسان، مجھے یہاں لانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے واپس گھر لے کر چلو۔ وہ غصے میں بولی۔ دیکھو، تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو میرے ساتھ نکاح کر لو یا پھر اپنی عزت میرے حوالے کر دو، کیونکہ تمہیں بابا جان تو کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ انہیں تو یہی لگ رہا ہوگا کہ تم خود ہی کہیں چلی گئی ہو۔ اور خود سوچو تمہارے تایا جان کی کتنی بدنامی ہوگی اگر سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کی بھتیجی گھر چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تو اچھا ہوگا کہ تم اس نکاح کے لیے مان جاؤ۔ نکاح کر کے بہت عزت سے واپس لے کر جاؤں گا، وقت آنے پر سب کو بتا دوں گا، اور تم جا کے شادی سے انکار کرو گی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی تابش، اور نہ ہی میں آپ سے نکاح کروں گی۔ مجھے کسی بھی قیمت پر آپ کے ساتھ نکاح کرنا منظور نہیں ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں نکاح کرنا چاہتی، کوئی بات نہیں، مجھے زبردستی بھی کرنی آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا، ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے دوپٹہ الگ کیا۔ وہ فوراً ہی اپنے سینے پر بازو لپیٹے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔
चलो फिर ठीक है, निकाह के लिए मान जाओ। बाहर मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम निकाह करने के लिए मान गई हो? वो दोबारा से पूछने लगा, जबकि उस वक्त उसे सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह थी। जिस कदर वो जुनूनी शख्स था, वो कुछ भी कर सकता था, उसकी इज्जत की धज्जियां भी उड़ा सकता था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। कहने लगी, ठीक है, आप निकाह करना चाहते हैं, मुझे कबूल है, लेकिन अपने बाबा जान को आप खुद ये हकीकत बताओगे। क्यों? मैं क्यों हकीकत बताऊंगा? तुम जाकर पहले शादी से इनकार करोगी और वक्त आने पर हकीकत खुद ही मालूम हो जाएगी। वो हंसता हुआ बोला। वो बेबसी की इंतहा पर थी। इससे निकाह करने के बाद रोते हुए कहने लगी, अब वापस मुझे घर छोड़ कर आए, मुझे वापस जाना है। ऐसे कैसे घर छोड़ आऊं? सबके जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए उसके पास आ गया। तुम्हें क्या लगता है ऐसे जाने दूंगा? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब क्या तुम्हारे साथ सुहाग रात नहीं मनाऊंगा? वो तो मेरी जान, वैसे रोज मनाऊंगा। ये कहते हुए उसके पास आया। वो लाल रंग का दुपट्टा जो उसके चेहरे पर उड़ाया था, वो धीरे से उतारता हुआ उसके चेहरे के ऊपर झुका। जाओ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं तुम्हारे पास आऊंगा। पसीने में बिल्कुल भीगी हुई थी। जाओ, जाकर फ्रेश होकर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें छूऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, इतनी ठंड में मुझे नहीं नहाना। वो घबराते हुए बोली। ठंड कहाँ है मेरी जान, देखो तो सही कैसे पसीने में भीगी हुई थी। जो कुछ आप करना चाहते हैं, मैं आपको ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगी। ये आपकी खुशफहमी है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। अच्छा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? जब मैं ज़बरदस्ती करने पर उतर आया ना, तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा जिसे तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो गुस्से में बोला। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। आप किसी हद तक भी गिर सकते हैं, क्योंकि आप एक गिरे हुए और घटिया इंसान हैं। शाबाश, तो बहुत अच्छी सोच रखती हो तुम, बहुत ज़्यादा सोच लेती हो। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी इतनी खूबसूरत सोच होगी मेरे बारे में। वो तंज़ी अंदाज में बोला। आप हो ही घटिया। वो दोबारा से चिल्लाते हुए बोली। खबरदार, जो तुमने अब मुझे घटिया बोला। वो उसके बालों से दबोचता हुआ बोला। वो आंखें बंद कर गई। ना जाने कितने आंसू गालों पर आ गए। उसने झुककर अपने लब उसके आंसुओं पर रख दिए। इन खूबसूरत मोतियों को यूं ही तो ज़ाया नहीं होने दूंगा मैं, बल्कि अपने लबों से इन्हें चूम लूंगा। ये कहते हुए वो उसके बालों में हाथ फेरने लगा, उसके बालों को सहलाने लगा। अगले ही लम्हे उसे अपनी गोद में बिठा गया। मैंने जितना बोला है, उतनी आराम से मेरी बात मानो। 10 साल छोटी हो तो मुझसे। ये कहते हुए उसकी गाल पर अपने लब रख दिया। वो डरते हुए उसकी तरफ देखने लगी। प्लीज़, आप जाएं यहाँ से, मुझे वापस घर छोड़ आए। नहीं, तुम मेरी बात मानोगी। चलो। ये कहते हुए उसे अपनी बाहों में उठाता वो वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगा। वो तड़प उठी। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या करने लगी हैं? वो घबराते हुए गोया हुई। जो तुम करने के लिए नहीं मान रही थी, वही करने लगा हूँ। ये कहते हुए उसे लाकर बाथ टब में फेंका और ऊपर से शावर ऑन कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? वो ठंड से कपकपाते हुए बोली। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। वो बाथ टब में उसके ऊपर आ गया। क्या बोल रही थी कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी? वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। सफ़ेद शर्ट उसके वजूद के साथ लगी हुई थी, जिससे उसका वजूद अयां होने लगा। लेकिन वो जा बजा उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ने लगा। मुकम्मल तौर पर उसे खुद में भींचा हुआ था। अब ऐसे ही तुम्हें मेरे साथ सुहाग रात मनानी पड़ेगी। वो जिस अंदाज में बोला, वो तो तड़प ही उठी। उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन शायद इस कदर सख्ती से उसने उसे दबोचा हुआ था, या शायद कोई और वजह थी कि उसके सामने वो मज़ीद नहीं बोल पाई और अपना आप उसके हवाले कर गई। जब आँख खुली तो ताबिश की मजबूत बाहों के हिसार में वो सो रही थी, और इतनी शिद्दत से ताबिश ने नायला को जकड़ा हुआ था कि नायला से हिलना भी मुश्किल हो रहा था। वो हिल भी नहीं पा रही थी। ताबिश ने झुककर उसकी कान की लौ को अपने दांतों तले दबाया और दोबारा से मज़ीद मजबूती से अपने हसार में कैद कर गया। वो रात की दी गई अजियतें और तकलीफ़ें अभी तक अपने वजूद पर बर्दाश्त कर रही थी। उस शख्स ने अपने अंदर की सारी नफ़रत उस पर दिखाई थी। वो बिल्कुल बेजान मुजस्मे की तरह पड़ी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी उसके वजूद से जान निकल जाएगी। मुसलसल एक जगह पर निगाहें टिकाई हुई थी।
اس کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ رات اس پر کیا ظلم ہوا ہے۔ تابش مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ لیکن تابش نے بھلا کہاں اس کی بات سننی تھی۔ تابش کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنی اذیت اور تکلیف دینے کے بعد اتنی محبت سے کیوں اسے اپنے ہی سار میں قید کر کے لیٹا ہوا ہے۔ اسے دور کرنا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ تابش مجھے گھر جانا ہے، وہ دوبارہ سخت لہجے میں بولی۔ تابش نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ گھر جانا ہے؟ چلو تمہیں گھر چھوڑ کر آتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ تابش یہ کیا کر رہے ہو؟ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ اس کے بعد غصے سے اٹھا اور کہا، چلو ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں گھر لے کر چلتا ہوں، لیکن خبردار جو تم نے گھر جا کر کسی کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں کے درمیان کیا ہو چکا ہے، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی حالت دیکھتے ہی فوراً سے اس کی تائی جان نے پہچان لینا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تابش کی باتوں پر حامی بھر لی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ وہ واپس جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو حمزہ صاحب پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں ہی ٹہل رہے تھے۔ ان دونوں کو گھر میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر غصے میں ان کے پاس آئے۔ تم دونوں کہاں تھے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ تابش بہت ہی آرام سے ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ ساتھ کھڑی نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ نائلہ، یہ سب کچھ کیا تھا؟ کہاں گئی تھی تم؟ وہ غصے سے پوچھنے لگے۔ تایا جان، تابش نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ شدت سے رونے لگی، اور تابش کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ان کے سامنے اپنی حقیقت بیان کر دے گی۔ وہ کبھی نائلہ کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنے باپ کی طرف۔ انہوں نے غصے میں تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ تمہیں اس وجہ سے پاکستان بلایا تھا ترکی سے کہ تم آتے ہی یہ کارنامہ سر انجام دے دو؟ بابا جان، میں نے بولا تھا کہ میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ جانتے تھے بچپن سے میں اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور آپ نے کسی اور کے ساتھ اس کی منگنی کروا دی۔ مجھے کسی قیمت پر بھی یہ قبول نہیں تھا کہ نائلہ کسی اور کی ہو۔ تمہیں نائلہ سے محبت تو ہے نہیں، تم تو محض بدلہ لینے کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی تمہارا باپ ہوں، تمہاری ہر حرکت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وجہ جو بھی تھی، میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا تھا، اور میں اسے اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتا، اور نہ ہی کبھی نکالوں گا۔ بے شک آپ میری شادی دھوم دھام سے نہ کرو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بڑے بڑے فنکشن کرنے کا۔ وہ میری بن چکی ہے تو بس بن چکی ہے، بس ہو گیا نکاح۔ یہی ایک پروف ہوتا ہے نا میاں بیوی کے بننے کے لیے، تو بس نکاح بھی ہو گیا ہے، اور وہ بیوی بھی بن چکی ہے میری۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اپنے کمرے کی طرف لے کر جانے لگا، جبکہ وہ روتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ تایا جان اور تائی جان بھی چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائے۔ کمرے میں لا کر اسے کمرے میں پھینکتے ہوئے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ بار بار تابش کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تابش اس کے پاس آیا، ایک ہی لمحے میں اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ وہاں جا کے کسی کو کچھ مت بتانا، لیکن تم نے آتے ساتھ ہی سب کچھ بتا دیا۔ اچھا کیا میں بھی یہی چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ مجھے بھی کسی اور سے شادی نہیں کرنی تھی۔ بچپن میں میرے دل میں اپنی محبت ڈال کر خود چلے گئے تھے، اور بدلہ لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ اگر بدلہ ہی لینا ہے، اگر تکلیف ہی دینی ہے تو مجھے مار دیں، کیونکہ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے بھی آپ کے ساتھ محبت کرنے جیسا گناہ کیا تھا۔ وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی۔ مجھے آپ سے خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میں آپ سے محبت کر بیٹھی۔ وہ اسے سکتے ہوئے بولی، مجھے یہ تکلیف مت دیجیے گا، میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مرد کا اونچا چلانا بھی عورت نہیں برداشت کر سکتی۔ آپ کو میری وجہ سے اذیت اور تکلیف پہنچی تھی نا؟ میں نے تایا جان کو اس وجہ سے حقیقت بتائی تھی کہ آپ غلط صحبت میں نہ پڑیں، آپ وہ گناہ نہ کریں جس کا ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ میں نے بس اس وجہ سے آپ کی حقیقت تایا جان کو بتائی تھی، ورنہ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ اپنوں سے دور جائیں۔
مجھ سے دور جائیں۔ تایا جان نے شاید آپ کو نہیں بتایا ہو، لیکن میں تایا جان کے پاؤں میں بیٹھی رہی تھی کہ انہیں یہاں سے مت بھیجیں، انہیں یہاں پر ہی رہنے دیں، اور وہ ایک جھٹکے سے انہیں اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ محبت کرتی تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ وہ غصے میں بولا، کیونکہ مجھے آپ سے خوف محسوس ہوتا تھا، آپ کے سائے سے بھی خوف کھاتی تھی میں۔ وہ روتے ہوئے بولی، لیکن اب تو غصے والا نہیں ہونا۔ اپنے لبوں کو اس کی گردن پر رکھتا ہوا بولا، اور وہ آنکھیں بند کر کے رہ گئی۔ پہلے پہل تو اس سے نفرت محسوس ہوئی تھی، لیکن اس کی محبت کا سن کر وہ خود بھی پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی نائلہ کی محبت میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ ایک دوسرے کو اتنی شدت سے چاہنے لگے تھے کہ یہ دیکھ کر حمزہ صاحب کو بھی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ بھی خوش ہو گئے تھے کہ ان کی بھتیجی سے وہ محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ کسی قسم کا بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی نہیں کی، حالانکہ شادی بدلہ لینے کے لیے ہی کی تھی۔ نائلہ کی محبت نے اسے بھی محبت کرنے پر مجبور کر دیا، اور یوں دل میں پلنے والی نفرت کی آگ بجھ گئی اور محبت کی خوشبو بکھر گئی دو دلوں میں۔